नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का रोड शो देखा क्या है। सीएम धामी आज चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के लिए रोड शो किया जाएगा। तो बीजेपी मेयर प्रत्याशी के लिए आज मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगी। रोड शो करने की तैयारी में है। सीएम धामी आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे और जनता से रूबरू होते हुए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट चुनावी मैदान में सीएम धामी हैं और आपको बताते चले कि आज रोड शो किया जाएगा। बीजेपी मेयर प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कल आपको बताते चले कि बड़ी घोषणा की गई थी, संकल्प पत्र जारी किया गया था। कहा यह गया था उस संकल्प पत्र के जरिए कि आम जनता से सुझाव मांग करके संकल्प पत्र को पेश किया जा रहा है जनता के बीच में कि किस तरह से इस चुनाव में जीतने के बाद धरातल पर काम को किया जाएगा, जमीनी स्तर पर काम को उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल संकल्प पत्र पेश कर दिया है जनता के सामने और आज स्टार प्रचारक के लिस्ट में मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। आज अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, रूबरू होंगे, रोड शो में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के लिए आज मुख्यमंत्री रोड शो करने वाले हैं। तो सीएम धामी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो निकाय चुनाव की जंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच में घमासान देखने को मिलेगा और दोनों पार्टियों की ओर से दम भरा जा रहा है कि इस निकाय चुनाव को दमदार तरीके से जीतने के लिए जमीनी स्तर पर भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी कई कामों को अपने बीच जनता के बीच में लेकर के जा रही है। संजय प्रसाद हमारे सहयोगी हल्द्वानी से जुड़ रहे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, क्या अपडेट? जिस तरह से आज रोड शो मुख्यमंत्री करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और अपने मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है जमीनी स्तर पर तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? क्योंकि दोनों पार्टियों में जो जंग है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। नहीं खुशबू, अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो दोनों ही प्रमुख दल जो हैं भाजपा और कांग्रेस, वो पूरे चुनावी मूड में दिख रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी पुष्कर सिंह धामी आज स्टार कैंपेनिंग के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गजराज सिंह बिष्ट और तमाम जो पार्षद हैं जिनको भाजपा ने इस बार सिंबल देके चुनाव लड़ाया है, मैदान में उतारा है, उनके लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। बहरहाल कोई जनसभा यहाँ आयोजित नहीं की गई है, लेकिन रोड शो के माध्यम से जरूर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से रूबरू होंगे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दोपहर 1:30 का समय रखा गया है हल्द्वानी में रोड शो का, जो कालाडूंगी रोड से होते हुए पूरे मुख्य बाजार में भ्रमण करते हुए अंतिम में एफटीआई मैदान में जाके समाप्त होगी। और साथ ही साथ इससे पहले जो जनसभा होनी है वो नैनीताल में जनसभा का आयोजन होना है। नैनीताल में रैली रोड शो ना करके जनसभा का आयोजन किया गया है। 11:30 का समय नैनीताल का रखा गया था और 1:30 का समय हल्द्वानी का रखा गया है रोड शो का, जिसमें पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनके भी शामिल होने की सूचना यहाँ मिल रही है। और साथ ही साथ जो एक भाजपा प्रत्याशी हैं गजराज सिंह बिष्ट जो हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए और जनता को उनको वोट देने की अपील के लिए तमाम जो मंत्री है या सूबे के मुख्यमंत्री हैं स्वयं हल्द्वानी आ रहे हैं। जी खुशबू। संजय, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। लगातार इसमें कई बड़े नाम हैं और कई बड़े दिग्गज हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के रूप में आने वाले हैं। क्या समय तय कर लिया गया है? क्या स्थिति है? क्योंकि स्टार प्रचारक कब से उतरने वाले हैं और मुख्यमंत्री आज तो स्टार प्रचारक के रूप में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील तो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन तमाम जो यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, फहरिस्त है, वो कब तक उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए आने वाले हैं? जी खुशबू, अभी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, हालांकि भाजपा की लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शीर्ष पर है। और कयास लगा जा रहे हैं कि
इलेक्शन से 3 या 4 दिन, 2 दिन 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी आ सकते हैं। और उनका हल्द्वानी आना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि बिल्कुल। वोटरों की जो मनसा है वो तो बहरहाल अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल इस सर्द मौसम को गर्म करने के लिए राजनीतिक माहौल काफी यहाँ है। जी संजय, समय ज्यादा है नहीं, कांग्रेस की तैयारी किस तरह की अगर बात कर लें? बीजेपी तमाम तरीके की तैयारियों पर काम कर रही है, रणनीति यहाँ पर बड़े भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन दावे बहुत हैं। आखिरकार तैयारियां किस तरह की चल रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए खुशबू, अगर कांग्रेस की बात की जाए, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और उसने भी कहीं कोर कसर अपनी छोड़ी नहीं है। वो भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आज अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी में अपनी शाम 5 बजे की जनसभा प्रस्तावित है, तो वो भी आज हल्द्वानी आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया हुआ है कि इस मैदान को कैसे न कैसे, इस मैदान को जीता जाए, बड़े चुनाव को, इस बड़े, क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले 10 वर्ष से हल्द्वानी की जो मेयर सीट है वो भाजपा के पास रही है। और ये मौका है कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा चुनाव यहाँ लड़ने जा रही है। बिल्कुल। और देखा जाता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। जी संजय, अब से थोड़ी देर बाद रोड शो की शुरुआत होगी, लेकिन आपको क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? मुख्यमंत्री के साथ कोई और बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस रोड शो में नजर आएंगे? जी, फिलहाल अभी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो अभी तक जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तमाम कैबिनेट के कुछ मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी के साथ में सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो एक प्रोटोकॉल के तहत भी उनके साथ में कुछ मंत्रियों का होना जायज है। और साथ ही साथ तैयारी की अगर बात करें तो भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, तो अधिकारी वो साफ तौर पर इस रोड शो में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बहरहाल पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा है, जो रोड है, जिस रोड से इस रैली को निकलना है, रोड शो को निकलना है, उस पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्ट किया गया है, कल ही जो डाइवर्ट रूट का प्लान है वो पुलिस ने जारी कर दिया था। और तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं वो यहाँ किए जा चुके हैं। जी संजय, कल संकल्प पत्र भी आ गया है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें यह कहा गया है कि मंत्री के अलावा जो आम जनता है उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं और लिया गया है, और तभी मैच करके इन सबको लेकर के इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है। क्या बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए जनता के बीच में अपने काम को प्रदर्शित करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी का क्या, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई संकल्प पत्र जारी किया गया है? कोई अपने काम दावों को दिखाया गया है? अगर नहीं हुआ है तो ये कब तक आने की उम्मीद है? जी खुशबू, संकल्प पत्र की अगर बात करें तो कल भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता से राय लेके ये संकल्प पत्र बनाया गया है और जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बनाया गया है। तो संकल्प पत्र में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसमें जनता की मुख्यतः बात की गई है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई संकल्प पत्र जारी नहीं किया गया। हालांकि बहुत जल्द जारी करने की बात जरूर कही जा रही है, क्योंकि जिन भी कांग्रेस नेताओं से मेरी बातचीत हो पाई है उन कांग्रेस नेताओं ने संकल्प पत्र बहुत जल्द जारी होने की बात कही है। लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं खुशबू, धरातल की अगर बात की जाए तो धरातल पे बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों से बात करने पे पता चलता है कि लोगों की तरफ से क्या क्या मांगे अभी रखी गई हैं, या लोग क्या चाहते हैं शहर के विकास के लिए। बहुत सारे सुझाव जो जनता है हल्द्वानी की, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सुझावों पर किस तरीके से अमल किया जाता है और किस तरीके से योजनाएं धरातल पर उतारी जाती हैं। संजय, मेरा अंतिम सवाल, नगर निकाय चुनाव में मुद्दा क्या है जमीनी स्तर पर? दोनों पक्षों की ओर से, दोनों पार्टियों की ओर से किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जनता की मांग क्या है? देखिए, हल्द्वानी की अगर मुद्दों की बात करें खुशबू, तो हल्द्वानी में बहुत सारे मुद्दे हैं। खासकर जो अहम मुद्दे हैं 2-3, वो है सबसे पहला यहाँ नजूल भूमि का मुद्दा है। दमड़ुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो नजूल में है, जिसको मालिकाना हक को लेकर लगातार लड़ाई यहाँ चलती आई है।
वो बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होने वाला है। और साथ ही साथ हल्द्वानी का ट्रंचिंग ग्राउंड जो है वो एक बड़ी समस्या है। वो हल्द्वानी वासियों के लिए और हल्द्वानी की खूबसूरती के लिए बड़ी समस्या है। तो उसके निस्तारण के लिए भी किस तरीके से कार्य योजना बनाई जाएगी, ये भी एक अहम मुद्दा है। लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर है कि ट्रंचिंग ग्राउंड का आखिर क्या किया जाएगा, क्योंकि रह रह के वहां आग लगना, वहां से प्रदूषण होना, वहां से धुएं का गुबार उठना, ये आम बात है। और उससे बीमारियां जो फैल रही हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जनता हल्द्वानी की बहुत परेशान है। जी। और खासकर चौड़ीकरण की अगर मैं बात करूं, तो सड़कों का चौड़ीकरण तो लगातार किया जा रहा है। खासकर दो दो यहाँ अभी राष्ट्रीय खेल होने हैं, तो बिल्कुल। उसके चलते भी यहाँ बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन जी। बहरहाल जो अभी मुद्दे हैं वो केवल और केवल दमोह और ट्रंचिंग ग्राउंड का मुद्दा जो है वो अहम तौर पर माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान को धार दे रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारकों की सूची उन्हें महत्वपूर्ण उनका स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव और फिर विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के रूप में जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष के से कुल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम की ओर से भी 5 लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है। वहीं अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ पहुंचने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक मजबूत आधार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है। इन प्रयासों के तहत प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित नीति तैयार की गई है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में जगह बनाई है। ये सफलता प्रदेश की समृद्धि और विकास के नए अध्याय का परिचालक भी है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है और बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रदेशवासियों को उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 38वें नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पारंपरिक और आधुनिक खेलों को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। आयोजन के लिए प्रशासन की तैयारी पुख्ता हो चुकी है। 36 खेल, 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आयोजन के लिए प्रशासन की पूरी मुस्तैदी से तैयारी है। 36 खेल होंगे, 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस पूरे प्रतिभाग में शामिल होंगे। 38वें नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू, प्रशासन की तैयारी पुख्ता। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। वह इसको लेकर पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। वह इस पर जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर भी मंथन चल रहा है। शासन स्तर पर लगातार बैठकें जारी है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। करण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंदवर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे।
चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों, चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं, वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से, ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुर सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। इस पर जानकारी देते हुए शिक्षा के महानिदेशक झरना कमठान ने कहा है कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है। साथ ही एक अन्य बच्चे का भी चयन किया जाएगा। ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है। और इसमें गत वर्ष 11% था ही और बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूंकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था। और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था, तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था। और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है, जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के कारण ठंड में इजाफा हो चुका है। बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है, जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको दे रहे हैं। बारिश होने से ठंड बढ़ चुकी है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। ठंड में काफी इजाफा देखा गया है और आपको बताते चले कि जो जनजीवन है इस ठंड से प्रभावित भी हो रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो ठिठुरन है वो बढ़ चुका है। लोगों के जीवन तो देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या अपडेट? बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। पर उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। और राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में देर रात से ही बारिश का जो सिलसिला वो जारी है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें और उत्तराखंड के 13 जिलों की बात करें, यही जो मौसम का मिजाज है वही इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। कहीं पर बारिश हो रही है और कहीं पर बादल छाए हुए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी भी जारी की है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना है और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वह चल रहा है। देर रात से ही बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं इससे आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो रखा है ठंड में। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी देहरादून में बारिश हुई है, बारिश होने से ठिठुरन बढ़ चुकी है और आपको बताते चले कि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी बीच हरिद्वार से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, जंगल से निकलकर बारहसिंगा पौड़ी पहुंच चुका। वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। ब्रह्माकुंड तक ये बारहसिंगा पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि कोई जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि ये बारहसिंगा जंगल से निकलकर पौड़ी, हर की पौड़ी पर पहुंचा। वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है और ब्रह्माकुंड तक ये बारहसिंगा पहुंच गया।
लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जैसे लोगों ने देखा परेशान होने लगे और वन विभाग को फौरन सूचित किया गया। हालांकि वन विभाग ने रेस्क्यू भी कर लिया है। और ये तस्वीर देखिए, बारहसिंगा ब्रह्मकुंड में पहुंच चुका है और यहां पर जो लोग हैं इसको देखने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई और यहां पर वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग फौरन पहुंच करके हालांकि रेस्क्यू कर लिया है। कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि जंगल से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में ये बारहसिंगा पहुंच चुका है। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और रामनगर इलाके में सर्दियों के दौरान इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इस साल जंगली जानवरों के हमले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते हमलों की वजह से प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और रामनगर इलाके में सर्दियों के दौरान इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इस साल जंगली जानवरों के हमले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते हमलों की वजह से प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बाघ के हमले का मामला इसी साल 8 जनवरी को सामने आया था। जंगल से लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने मार डाला था। इसके बाद बिजरानी रेंज और क्यारी गांव के पास बाघ के 2 और हमले हुए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानव बाघ भिड़ंत के मामलों पर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमलों को रोकने के लिए निगरानी और दूसरे इंतजामों की दरकार है। देखिए, विगत कुछ माहों में जैसा कि आपने बताया कि 17 माह में 17 से अधिक घटनाएं हुई और अभी हाल के में 3 घटनाएं जो है मानव के ऊपर बाघ द्वारा हमले की हुई है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वन विभाग को इसमें बहुत ठोस कार्य योजना बनानी पड़ेगी, चाहे वो दीर्घकालिक हो चाहे लघुकालिक हो। शॉर्ट टर्म उसमें अपनाने पड़ेंगे उपाय, जिससे ये क्षति रोकी जा सके। दोनों का ही नुकसान होता है, केवल मानव का ही नहीं, क्योंकि जब एक बाघ पकड़ा जाता है तो फिर वो पूरे जंगल को जो है उससे भी क्षति होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जंगली इलाकों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप की वजह से जंगली जानवर हमला कर देते हैं। जानवरों के हमले के ज्यादातर मामले पर्यटन क्षेत्रों और खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ी लाने गए लोगों से जुड़े हैं। सोचना ये है कि जो ये हम नए नए जोन खोल रहे हैं या उसकी वजह से हो रही है, तो मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं कि जोन खोलने से कोई टाइगर के बिहेवियर में फ़र्क पड़ रहा है। टाइगर के बिहेवियर में फ़र्क तो आज की तारीख में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जो बिल्डिंग का एक्सप्लोजन हुआ है, जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा है। पहले हम कभी आज से 10 साल पहले शायद खास सैटरडे संडे को कुछ ट्रैफिक जाम देखा करते थे या बहुत सारी रोड। आप यहाँ से हल्द्वानी चले जाइए, कितनी गाड़ियां हो गई है, मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ इतनी गाड़ी। कि एक तो बरसातों के बाद झाड़ियाँ बहुत घनी हो जाती हैं और दूसरा जो टाइगर है वो कलर ब्लाइंड होता है। उसको जैसे इंसान की तरफ पूरा सामने दिखता है, जैसे हम देखते हैं, तो वैसे टाइगर कलर ब्लाइंड होता है। उसको येलो, ग्रीन और आपका रेड तीनों कलर दिखते हैं। और घटनाएं ऐसी तब होती हैं जब ग्रामीण, जब महिलाएं या पुरुष जब लकड़ी बीनने होते हैं तो उनका जो पोस्चर होता है वो ज़्यादा हिरन की तरह टाइगर को प्रतीत होता है। तो ऐसे में कितने बार मतलब 80% हम कहते हैं, मानते हैं कि टाइगर को जो इंसान है वो अपना शिकार लगते हैं उस मुद्रा पे, तो उसको वो अपना शिकार समझ के उसके ऊपर अटैक करता है और उनका शिकार कर लेता है। वन विभाग इस समस्या से निपटने और मानव और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ नए फैसले लेने पर विचार कर रहा है। वन अधिकारियों के मुताबिक वे इस तरह की योजना बना रहे हैं कि महिलाएं सर्दियों के मौसम में जंगल ना जाएं। इसके लिए रियायती कीमतों पर जलाऊ लकड़ी और चारा जैसे सामान देने की योजना बना रहे हैं। अभी रोड मैप यही बना रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी कल ही हम एसडीएम, वन निगम, पुलिस, इनके साथ मिलकर गांव वालों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं ढेला में, जहाँ पे हम यही अनुरोध करेंगे कि ये खासकर 1 महीना जो होता है दिन के जाड़ों में वो अंदर ना जाए। जो भी उनका फ्यूल लोड का डिपेंडेंसी रहता है वो वन निगम से बात करके हम उनको सब्सिडाइज रेट में देने के लिए बात कर लेंगे, ताकि वो उनका जो जेन्युइन रीजन भी है, जो फ्यूल लोड का डिपेंडेंसी होता है, उसको भी हम अगर यहाँ से सप्लाई कर देंगे तो उनका डिपेंडेंसी थोड़ा वहाँ से कम हो जाएगा। इंसानों पर जानवरों के बढ़ते हमलों की वजह से वन विभाग ने बाघों को पकड़ने के लिए कई जगह पर जाल लगाए हैं। कुछ जानवरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी आए दिन हो रहे हमलों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता।